तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में, जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम के बारे में। गाइज, जो भी लोग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम इस साल देने वाले हैं उन सभी लोगों को मालूम है कि चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए जो सामान्य तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज के सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लॉजेस के बारे में। हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी अधिनियम हो उसकी शुरुआत में हमें सबसे पहले परिभाषा खंड या फिर निर्वचन खंड उसको पढ़ना होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां पर किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है और हमें उनको किस तरीके से याद रखना है। गाइज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 में निर्वचन खंड का उल्लेख किया गया है, जहां पर आप सेक्शन 2 का में सबसे पहले देखते हैं वहां पर हमें किसकी परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा दी गई है प्रस्थापना के बारे में। तो भारतीय संविदा अधिनियम का जो सेक्शन 2 का है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है प्रस्थापना से। प्रस्थापना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर एलएलबी के लिए आप अभी नए नए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उसके लिए डिफाइन कर देता हूँ। बाकी जिन लोगों ने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को इन डिफिनीशंस के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो गाइस, जो 2A हमारा सेक्शन है या फिर हम कहें 2 का हमारा जो सेक्शन है उसमें परिभाषित किया गया है प्रस्थापना को। प्रस्थापना वह चीज़ होती है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात करने के लिए या फिर ना करने के लिए ऐसी एक जो सम्मति है वो प्रस्थापित की जाती है, उसको जो है प्रख्यापित की जाती है कि वो या तो वो काम करे या तो वो काम ना करे। सामान्य या सहज शब्दों में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए या फिर वो कार्य करने के ना करने के लिए कहता हूं तो सामान्य रूप से यह बात कही जाएगी कि मैं उसको इस चीज को लेकर के प्रस्थापना करता हूं। गाइस, तो सेक्शन 2A जो हमारा है या फिर जो हमारा 2 का है ये जुड़ा हुआ है प्रस्थापना से। तो परिभाषा खंड में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि प्रस्थापना को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, वो सेक्शन है हमारा 2A या फिर 2 का। इसके बाद में बात आती है अगले सेक्शन की जो है हमारा 2B में गाइस जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है परिभाषा वचन की। ठीक है, तो 2B में बताया गया है कि वचन क्या है। वचन को आप सीधे सीधे 2A से रिलेट कर सकते हैं। प्रस्थापना जब स्वीकार कर ली जाती है तो वह वचन हो जाती है। तो कोई भी प्रस्थापना जब स्वीकार कर ली जाती है तो वो क्या हो जाती है? वचन हो जाती है। और इसी वचन की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2B में। तो सेक्शन 2A से सबको रिलेट करते हुए चलेंगे तो पूरी कहानी बनती चली जाएगी। मैंने किसी कार्य को करने के लिए आपसे कुछ कहा, प्रस्थापना हो गई सेक्शन 2A। इसके बाद में मेरे कहे हुए कार्य को आपने कर दिया या आपने मेरे कहे हुए कार्य को, जो बात मैंने कही है, जो प्रस्थापना की हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सीधे सीधे वचन बन गया। अब बात आती है 2C की या फिर सेक्शन 2गा की। अब आप देखते हैं सेक्शन 2गा क्या है। गाइस, जो सेक्शन 2गा है वो हमारा है वचनदाता और वचन गृहीता से। यानी कि अभी ऊपर दो काम हुए, पहले मैंने आपसे प्रस्थापना की, फिर आपने मेरी प्रस्थापना स्वीकार की। तो जब मैंने प्रस्थापना की थी इसीलिए मुझे कहा जाएगा वचनदाता, और आपने मेरी प्रस्थापना को स्वीकार किया इसलिए आपको कहा जाएगा वचन गृहीता। तो 2गा में वचनदाता और वचन गृहीता को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो पहला जो हमारा सेक्शन था वो था क्या? वो था हमारा 2A, जो रिलेटेड किससे था? जो रिलेटेड था प्रस्थापना से। इसके बाद में बात आई सेक्शन 2B की। सेक्शन 2B रिलेटेड था प्रस्थापना के प्रतिगृहित हो जाने के बाद में वो बन जा रहा था वचन, यानी कि 2B था वचन से रिलेटेड। उसके बाद में बात आई थी सेक्शन 2C यानी कि जो धारा 2गा, और 2गा में बताया गया है वचनदाता और वचन गृहीता कौन है और कौन लोग वचनदाता और वचन गृहीता कहलाएंगे। अब गाइज, हम आगे यहाँ से बात करते हैं सेक्शन 2घा के बारे में, या फिर हम 2घा के बारे में बात करते हैं, या 2D के बारे में बात करते हैं। 2D जो गाइज हमारा सेक्शन है वो हमारा जुड़ा हुआ है किससे? प्रतिफल से जुड़ा हुआ है। प्रतिफल गाइज जो क्या होता है? प्रतिफल हमारा होता है ये कि जब कोई वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, ऐसा करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो सामान्य शब्दों में मैं आपको इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब गाइज ये है कि जब भी कोई व्यक्ति होता है जो वचनदाता की वांछा पर क्या करता है, वचन गृहीता जो होता है वो कोई काम कर चुका होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ये कार्य करना है, आपने मेरे कहने पर यह कार्य कर दिया, तो आपका किया गया कार्य मेरे लिए क्या होगा? प्रतिफल होगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि प्रतिफल किसे कहा जाएगा। तो सेक्शन जो हमारा 2घा है, धारा 2गा जो हमारी है, 2घा हमारी जो धारा है, ये हमें बताती है कि प्रतिफल किसे कहा जाएगा। इसके बाद में 2अंगा की बात आती है। 2अंगा में कहा गया है कि
करार क्या है। तो धारा जो 2 अंगा है इसमें परिभाषित किया गया है किसको, इसमें परिभाषित किया गया करार को। ठीक है, तो 2E में किसको परिभाषित किया गया, सेक्शन 2E में परिभाषित किया गया करार को। हर एक वचन और वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। ठीक है, तो अभी जब हमने कहानी शुरू की हुई थी तो हमने यहाँ पे देखा था, पहले सबसे पहले बात आई थी धारा 2 का की, जिसमें प्रतिस्थापना की बात की गई थी। इसके बाद में 2 खा में फिर मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिस्थापना को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो वचन बन जाती है। फिर मैंने आपको 2 गा में बताया था कि वचनदाता और वचन ग्रहीता कौन होंगे। फिर 2 घा में बात आई थी कि जब कोई व्यक्ति किसी के कहने पर कोई कार्य कर देता है तो वो प्रतिफल बन जाता है। फिर 2 अंगा में बात आई थी कि हर एक वचन या वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाएगा, करार कहलाएगा। तो 2 अंगा में किसकी बात की गई है, करार की परिभाषा दी गई है। इसके बाद में बात आती है धारा 2 चा की, यानी कि धारा 2F की, 2F की। 2F में बताया गया कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो या प्रतिफल के भाग हो क्या कहलाएंगे, व्यतिकारी वचन कहलाएंगे। तो धारा 2 का फिर से रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। मेरी कोशिश है कि इसको पढ़ने के बाद में आपको याद ना करना पड़े, आपको याद हो जाए। तो धारा 2 का सबसे पहले प्रतिस्थापना, फिर धारा 2 खा वचन, धारा 2 गा वचनदाता और वचन ग्रहीता, धारा 2 घा प्रतिफल, इसके बाद में धारा 2 अंगा करार। फिर 2 चा में बात की गई है व्यतिकारी वचन के बारे में। फिर 2 चा के बाद में 2 छा में किसकी परिभाषा दी गई है, 2 छा में परिभाषा दी गई है वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय न हो, शून्य करार कहलाता है, यानी कि शून्य करार को बताया गया 2 छा में। 2 जा में परिभाषित की गई है हमारी संविदा। तो भारतीय संविदा अधिनियम जो है इसमें संविदा क्या होगी, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 जा में। धारा 2 जा में क्या किया गया है, जो हमारा धारा 2 जा है यानी कि जिसको हम बोले सेक्शन 2H है, इसमें क्या किया गया है, जो संविदा है इसको परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है कि वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय हो संविदा है, यानी कि हर वो करार जो विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, संविदा कहलाएगा। इसके बाद में बात आती है धारा 2 झा की, जहां पर बताया गया कि वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा है। ठीक है, तो गाइस इसमें इसका मतलब ये होता है शून्य करणीय जो संविदा है इसको परिभाषित किया गया धारा 2 झा में, या फिर धारा जो सेक्शन है हमारा 2I में। तो सेक्शन 2I में शून्य करणीय संविदा को परिभाषित किया गया है। फिर सेक्शन जो 2J है या फिर जो 2 इयां है, इसमें परिभाषित किया गया है कि जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है जब से वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। तो विधि द्वारा जो भी संविदा प्रवर्तनीय नहीं होगी वो क्या होगी, वो पूरी तरीके से शून्य होगी। ये कुल मिलाकर के पूरा का पूरा डिफिनीशन क्लास है भारतीय संविदा अधिनियम का। एक बार आप मेरे साथ फिर रिवाइज कर लीजिए। भारतीय जो संविदा अधिनियम 1872 है उसकी धारा 2 में निर्वचन खंड है, जिसमें 2A से लेकर के यानी कि हम कहें कि तो 2 का से लेकर के 2 इयां यानी कि 2J तक क्या है, पूरे के पूरे परिभाषा खंड है, जहां पर सबसे पहले प्रतिस्थापना को परिभाषित किया गया है, इसके बाद में वचन को परिभाषित किया गया, फिर वचनदाता और वचन ग्रहीता को परिभाषित किया गया, इसके बाद में प्रतिफल को परिभाषित किया गया, प्रतिफल के बाद में फिर किसको परिभाषित किया गया, प्रतिफल के बाद में करार को परिभाषित किया गया, करार के बाद में जो है हमारा व्यतिकारी वचन को परिभाषित किया गया, व्यतिकारी वचन के बाद में शून्य करार को परिभाषित किया गया है, और इसके बाद में संविदा को परिभाषित किया गया, इसके बाद में शून्य करणीय संविदा को परिभाषित किया गया। फिर यहाँ पर जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है तब वह जो संविदा है वह शून्य हो जाएगी या प्रवर्तन में नहीं रह जाएगी, इस बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो भारतीय जो संविदा अधिनियम है उसके डिफिनीशन क्लास में हमें इतने सेक्शंस पढ़ने हैं। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, सारे के सारे जितने जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। फिर चैप्टर 2 में जहां से हमारे बारे में बात प्रतिफल से लेकर के फिर हर एक परिभाषा खंड की स्टार्ट होगी, वहां से भारतीय संविदा अधिनियम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर लें, और बाकी सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो आज की लाइव क्लास से सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।